राहुल तेजस्वी की यात्रा, मुकेश सहनी की भाजपा से दोस्ती, एमआईएम का गठबंधन, इस तरह के विभिन्न मुद्दे जो बिहार के टीवी चैनलों में चर्चा में है। इसी बीच हमारे इंसाफ टाइम के खास प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे में आपका वेलकम है, आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ इंसाफ टाइम के एडिटर इन चीफ सैफुर रहमान साहब मौजूद हैं। इन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर इस वक्त जो है बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। तो सैफ साहब, बिहार में चल क्या रहा है इस वक्त? बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में चुनावी तैयारी चल रही है। चुनाव का माहौल बनता जा रहा है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी बुनियादी तैयारी को आखिरी मरहले में ले जा चुकी है। गठबंधनों के अंदर सीट शेयरिंग पे बात हो रहा है। आवाम में कहीं क्लियरिटी है, कहीं कन्फ्यूजन है, और मीडिया में वही टीआरपी का खेल चल रहा है। हर दिन नई खबर है, नए प्रोपेगेंडे, और उस पर लगातार प्रोग्राम्स का सिलसिला है जो आप देख रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार को लेकर उनका क्या प्लान है और एसआईआर को लेकर उनका क्या आगे इरादा है? देखिए, एसआईआर से ही जो है ये बहस भारत में जो आई है। ऐसे तो लगातार पिछले कई सालों से इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठ रही थी। अलग अलग तरह के आरोप भी लग रहे थे, अलग अलग तरह के लोग एविडेंस भी सामने ला रहे थे। खुद पिछले दिनों महाराष्ट्र को लेकर के राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा था। लेकिन एसआईआर का जब प्रोसेस शुरू हुआ तो उसके बाद मुल्क भर में एक डिस्कशन वोट चोरी को लेकर के, वोटिंग में होने वाले घोटालों को लेकर के वो शुरू हुआ। इसी बीच राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अभी पिछले दिनों। उन्होंने उसमें ये साबित किया एविडेंसेस के साथ, डेटा के साथ, कि किस तरीके से बेंगलोर सेंट्रल में उनके कैंडिडेट को हराया गया, जहां पर सिर्फ 32,000 से वो और हारते हैं। 33,000 आसपास। 32,000 कुछ वोट से वो हारते हैं। वहां पर 1,14,000 से ज्यादा फेक वोट जो है पड़ते हैं। इसको लेकर के देश भर में हंगामा खड़ा हो गया, और भी चीजें उन्होंने सामने लाई है। कहीं पैसा है कि घर के अंदर 80-80 वोटर रह रहे हैं। उसी तरीके से कोई वोटर हैं जो यूपी में भी वोट कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, कर्नाटका में भी कर रहे हैं। इस तरह कई चीजें उन्होंने सामने लाई है, और ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है, बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे लगता है कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर अगर इस तरह की चीजें सामने आई होती तो हंगामा खड़ा हो गया होता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अवाम की तरफ से उस तरह का प्रतिरोध क्यों देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के बीच डिस्कशन शुरू हो गया, उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं, मीडिया में डिस्कशन है। लेकिन जिस सत्य का ये खुलासा है उस सत्य पे डिस्कशन नहीं है, उस सत्य पे विरोध नहीं है। विपक्षी दलों की तरफ से भी नहीं है। कांग्रेस ज्यादा एक्टिवली नजर आ रही है, लेकिन जो दीगर इंडिया गठबंधन के दल है वो इसको लेकर के बहुत ज्यादा मुखर नहीं है। आपने पूछा कि एसआईआर को लेकर क्या रहा था, तो जब वोट चोरी का नारा लेकर के, वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई का ऐलान करते हुए राहुल गांधी बाहर निकले हैं, तो यकीनन जब बिहार विधानसभा चुनाव चंद हफ्तों में होना है तो उनका खास प्लान बिहार को लेकर के होगा। क्योंकि एसआईआर भी हुआ है, इसमें से भी वही आरोप उनके हैं कि एसआईआर के जरिए से उन वोटर्स के नाम काटे जाएंगे जो कि भाजपा और एनडीए के मुखालिफ है। यही इंडिया गठबंधन और विपक्षी दल जो है लगातार आरोप लगा रहे थे। और आपने देखा किस तरीके से 64 लाख से ज्यादा नाम कट गए। उसमें भी कई तरह की खबरें सामने आ रही है। जैसे मुजफ्फरपुर से खबर सामने आई कि एक ही घर के अंदर जो है वो पिछड़ा समाज, अपर कास्ट, मुस्लिम समाज सभी के लोग रह रहे हैं। कहीं ऐसा आ रहा है कि बढ़े हुए लोगों का भी ड्राफ्ट रोल में नाम मौजूद है। बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस आए हैं कि जहाँ पर बीएलओ ने रिसीविंग दिया हुआ था डेटा लेने के बाद, डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद। जमा करने के बाद उनका नाम जी, शो नहीं हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद बीएलओ ने रिसीविंग दिया हुआ था, इसके बावजूद नाम कई लोगों का नहीं आया। इस तरह की चीजें भी सामने आ रही। तो ऐसे में यकीनन महागठबंधन इसको लेकर के बहुत आगे प्लान कर रही है, बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। यहाँ तक कि महागठबंधन इस बात पर भी डिस्कशन कर रही है कि क्या हमें इलेक्शन का बायकाट करना चाहिए। पिछले दिनों हमने आरजेडी के स्पोक पर्सन जन जिज्ञासु का इंटरव्यू लिया कल ही। उन्होंने इस बात को कहा कि हम इस पर गौर कर रहे हैं कि इलेक्शन बायकाट भी हमें करना चाहिए क्या। उसी तरीके से चंद दिनों के बाद ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की लीडरशिप में बिहार भर में एक यात्रा होने जा रही है, जो वोट अधिकार यात्रा के नाम से होने जा रहा है। उस यात्रा में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी तो होंगे ही, उसके अलावा जो दीगर घटक दल है, वीआईपी से मुकेश सहनी होंगे, माले से दीपांकर भट्टाचार्य होंगे, सीपीआई सीपीएम के लीडर्स होंगे, और जो दूसरे स्टेट्स की जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां, जैसे अखिलेश यादव है उत्तर प्रदेश से, ममता बनर्जी है वेस्ट बंगाल से, जेएमएम से हेमंत सोरेन जी है, उनके तो फादर का भी इंतकाल हुआ है, लेकिन उनके भी लीडर्स होंगे या वो भी आ सकते हैं। इस तरह से इंडिया गठबंधन के लीडर्स दीगर स्टेट से भी उस यात्रा में शामिल होने आएंगे। तो एक बड़ा आंदोलन जो है, वोट चोरी का जो आरोप है इंडिया गठबंधन का, राहुल गांधी का, उसको लेकर के बिहार से वो शुरू करने जा रहे हैं। आपने यात्रा की बात की, तो आपको क्या लगता है कि इस यात्रा में मुकेश सहनी भी शामिल होने जा रहे हैं? बिल्कुल, मुकेश सहनी क्यों नहीं शामिल होंगे? वो तो गठबंधन का हिस्सा है। तो ये जो जब खबर आ रही है कि उनकी दोस्ती को लेकर के आस लगाया जा रहा है कि भाजपा में भी जा सकते हैं उनका, देखिए, इस तरह का। असल में क्या है कि हमारे यहाँ एक कहावत है, मोहब्बत का चक्कर बाबू भैया।
तो उसी तरीके से हमारी जो मीडिया है, चाहे वो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्यों ना हो, मेन स्ट्रीम मीडिया तो छोड़ दीजिए, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनका भी हाल है वही टीआरपी का चक्कर बाबू भैया। पिछले दिनों मुकेश सहनी एक मीटिंग में इंडिया गठबंधन के शामिल नहीं हो सके, उनके स्टेट प्रेसिडेंट और दीगर लीडर शामिल हुए, वो शामिल नहीं हो सके, वो दिल्ली जा चुके थे, पहले से उनका शेड्यूल था। इसको लेकर के लगातार जो है एक माहौल बनना शुरू हुआ और आज तक उसको लेकर के उस पर डिबेट जारी है। 2 दिन 3 दिनों तक समझ में आ रहा था कि चूंकि मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए तो मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया जरूर सवाल खड़ा करेगा कि आखिर मुकेश सहनी शामिल क्यों नहीं हुए, क्योंकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी मुमकिन है राजनीति के अंदर। ऐसे वक्त में सवाल खड़ा होता है, लेकिन लगातार अगर उस पर आज तक डिस्कशन हो रहा है कई हफ्ते गुजर जाने के बाद भी, तो इससे ये समझ में आता है कि जो मीडिया चैनल्स लगातार मुकेश सहनी भाजपा के कॉन्टेक्ट में, मुकेश सहनी की मीटिंग अमित शाह से हो गई, मुकेश सहनी भाजपा के नेता से मिले, मुकेश सहनी अगर महागठबंधन छोड़ देंगे, ये इस तरह का जो कंटेंट चला रहे हैं वो सिर्फ टीआरपी के लिए चला रहे हैं। सच्चाई है कि मुकेश सहनी ने उस वक्त भी, जिस वक्त वो मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे, उसी दिन उन्होंने दिल्ली में मुल्क के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स में आकर के, उनका जो इंटरव्यूज पहले से फिक्स था, उन्होंने आकर बताया कि हम पहले से यहाँ शेड्यूल हमारा फिक्स था, उसमें हम आए और हम महागठबंधन का हिस्सा है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, एनडीए में जाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। इस तरह की बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि यकीन हमारा डिमांड 60 सीट है, लेकिन उससे कम पर भी हम मान जाएंगे। उसके बाद भी लगातार जो वीआईपी का स्टैंड रहा है उनकी पार्टी का, उनके नीचे के लीडर्स का, मुकेश सहनी का भी, वो यही है कि एनडीए ने हमको धोखा दिया है, बार बार धोखा दिया है, आरक्षण के मामले में धोखा दिया है, और हमारी लड़ाई आरक्षण की और विचारधारा की है, इसलिए हम इंडिया गठबंधन छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। मुकेश सहनी अभी जो आपने देखा कि जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अपने नए घर में जब वो गए हैं, तो इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियों को उन्होंने डिनर कराया, उसमें मुकेश सहनी शामिल हुए हैं। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने मीडिया के सामने जब वो आए तो उन्होंने बयान दिया कि राहुल गांधी की अगुवाई में इस वोट चोरी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि भाजपा वोट चोरी कर रही है और उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, तो वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और इंडिया गठबंधन का न सिर्फ हिस्सा है, बल्कि जो खबरें हैं, जो चीज़ें फाइनल हो रही है महागठबंधन में, उससे मुतालिक जो बातें सामने आ रही है, उसमें ये क्लियर है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने पर बात बनती जा रही है, बन चुकी है तकरीबन, और वो डिप्टी सीएम घोषित किए जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है। तो लिहाजा वो महागठबंधन का हिस्सा है मुकेश सहनी। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की जो बात की जा रही है, तो आपको ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पे कांग्रेस का कद जो है वीआईपी से कम होता हुआ दिख रहा है? देखिए, कांग्रेस, ये बात मीडिया में भी, ये सवाल कई जगह मैं देखा कि इंटरव्यू में मुकेश सहनी से भी किया गया कि आप इस तरीके से 60 सीट और डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि आप खुद को कांग्रेस से बड़ी पार्टी समझ रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में आरजेडी के बाद वीआईपी है, तब जाके कांग्रेस है। यकीनन जिस तरह 60 सीट दिया जाएगा तो यकीनन ये कहा जाएगा कि कांग्रेस से ज़्यादा अहमियत मिली, लेकिन 60 सीट यकीनन वीआईपी को मिलने नहीं जा रहा है, ये हम सब जान रहे हैं। मुमकिन ही नहीं है कि 60 सीट उनको दिया जाए, 20 से 25 सीटों तक उनको सीमित कर दिया जाएगा, इतनी सीटें उनको मिल पाएगी और ये उनके लिए काफ़ी है, और यही उनके लिए रास्ता, उनके लिए फ़ायदेमंद भी है। ज़्यादा सीटें लाएंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे, कम सीटें लड़ करके अगर वो जीतते हैं तो पॉलिटिक्स में वो सही तरीके से स्टैब्लिश हो पाएंगे, क्योंकि अब तक जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा हम इनको स्टैब्लिश नहीं मान सकते। 20 के चुनाव में जो कंडीशन के साथ लड़े वो वापस भाजपा में चले गए, तो इस तरीके से माना जा सकता है। लेकिन 20 से 25 सीटें ही उनको मिल रही है, डिप्टी सीएम के चेहरे की जहाँ तक बात है, तो इसकी वजह से वो कांग्रेस से बड़ी पार्टी नहीं हो जाएंगे। कांग्रेस यकीनन भारत की दो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, और बिहार में भी आरजेडी के बाद विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी वो है। और पिछले दिनों से राहुल गांधी का जिस तरीके से फैन फॉलोइंग बढ़ा है, खासकर मुसलमानों के बीच में और दलित अति पिछड़ों के बीच में, राहुल गांधी का जिस तरीके से फैन फॉलोइंग बढ़ा है, उनको लेकर के जिस तरीके से एक अट्रैक्शन उम्मीद की तरह लोग देख रहे हैं राहुल बिल्कुल गांधी। बिल्कुल, जो अट्रैक्शन लोगों में बढ़ा है, उसके बाद कांग्रेस और स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है, एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। और जहां तक डिप्टी सीएम की बात है, तो एक बात ये भी सामने आ रही है, ये खबर भी आ रही है कि कांग्रेस से भी एक डिप्टी सीएम होंगे। ये खबर तो ये भी आ रही है कि 2 डिप्टी सीएम और हो सकते हैं, एक मुस्लिम समाज से और एक दलित समाज से। लेकिन कम से कम एक डिप्टी सीएम मुकेश सहनी के अलावा, क्योंकि मुकेश सहनी अति पिछड़ा समाज से है, तेजस्वी यादव पिछड़े समाज से सीएम कैंडिडेट होंगे, तो एक सीएम कैंडिडेट कांग्रेस से भी हो सकता है, और ज़्यादा इम्कान, ज़्यादा चांस है कि वो दलित समाज से होगा। और ये भी हो सकता है कि वो डिप्टी सीएम कैंडिडेट राजेश राम खुद होंगे, जो कि रविदास कम्युनिटी से आते हैं, दलित समाज के, और कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट है। लिहाजा कांग्रेस का कद यहाँ पर कहीं भी छोटा नहीं हो रहा है। लीडिंग रोल में, फैसलों में वो शामिल है, राहुल गांधी खुद शामिल है, उनकी टीम शामिल है, कृष्णा लवरू तमाम फैसलों में, कृष्णा लवरू और राजेश राम और तेजस्वी यादव कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि महागठबंधन का जो स्वरूप बदलता जा रहा है गठबंधन को लेकर, और भी नई पार्टियां शामिल हो सकती हैं इस गठबंधन में? देखिए, स्वरूप तो बदलना तय था, क्योंकि पिछले बार 20 के चुनाव में बहुत कम वोटों से महागठबंधन की हार हुई थी, 12,000 कुछ वोट से हार हुई थी। तो ऐसे में महागठबंधन जो है मुकम्मल तौर पर इस तैयारी में है कि इस बार हमको सत्ता में वापसी कर लेनी है, या आरजेडी इस तैयारी में है।
और पूरा महागठबंधन तैयारी में, और एनडीए के लिए भी ये लड़ाई जो है बहुत अहम है। तो ऐसे वक्त में महागठबंधन वोटों के समीकरण को मजबूत करने की कोशिश करेगा ही, तो स्वरूप बदलना जरूरी था, स्वरूप बदलना था। पहले तो हमने देखा कि 5 पार्टियां थी 20 के चुनाव में, 3 लेफ्ट पार्टियां थी, सीपीआई एमएल, सीपीआई सीपीएम थी, कांग्रेस और राजद, ये 5 पार्टियों का गठबंधन था। उसके बाद इन्होंने मुकेश सहनी को शामिल किया, मुकेश सहनी को लेकर के 6 पार्टियां हुई। उसके बाद 3 पार्टियां और हैं जो तकरीबन महागठबंधन का हिस्सा बन चुकी है, डिक्लेरेशन बाकी है। उसमें एक तो आईपी गुप्ता की इंडियन इनकलाब पार्टी आईआईपी है। हमने देखा था कुछ दिनों पहले बिहार में एक बड़ी बहस हुई कि प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार है, वो गांधी मैदान को उस तरीके से नहीं पढ़ सके, तमाम प्रोफेशनल्स लगा करके, कैडर्स लगाकर, पैसे लगाकर, कुर्सियां लगाकर, इसके बावजूद वो पूरी मेहनत के बाद भी नहीं भर सके थे। उन्होंने तो सरकार पे आरोप लगाया था कि आने नहीं दिया गया लोगों को। वो चीजें होती है जब विपक्ष की पार्टियां बड़ा आंदोलन कर रही होती है, बड़े प्रोग्राम कर रही होती है, तो सरकारों की तरफ से डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता है। और हमने देखा था कि उसमें बहुत सारी गाड़ियां जनसुराज की थी जो मुख्तलिफ जगहों पर रोक दी गई थी, गांधी सीटों पर भी गाड़ियां रोकी गई थी, उससे इनकार नहीं है। लेकिन गांधी मैदान में उस तरह से भीड़ नहीं आ पाई थी। और उसी के आसपास में जब आईपी गुप्ता ने 5 समाज का सम्मेलन किया, उसमें उससे बड़ी भीड़ सामने आई, गांधी मैदान एक तरीके से भर दिया। जैसे प्रोग्राम के लिए बड़ी बड़ी पार्टियों को लंबी तैयारी करनी पड़ती है, वैसा प्रोग्राम करके आईपी गुप्ता ने दिखा दिया। उस वक्त से वो डिस्कशन में आ गए थे। उनको एनडीए भी अपने साथ लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी, इंडिया गठबंधन भी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन चूंकि उनका अपना बैकग्राउंड भी कांग्रेसी था, पर्सनली जाति सतह पे वो कांग्रेसी बैकग्राउंड के थे, लिहाजा कांग्रेस के जरिए से उनकी बात महागठबंधन में बन चुकी है। 22 सीटों का उन्होंने लिस्ट भी दिया है महागठबंधन को, और उम्मीद है कि 9-10 सीटों तक या उससे कम जो है सीटें उनको मिल जाए, जो कांग्रेस के कोटा से भी मिल सकती है और आरजेडी के कोटा से या आरजेडी के कोटा से भी मिल सकती है। उनका आना तकरीबन फाइनल है। उसी तरीके से पशुपति पारस के जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा है, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी से टूट कर बनी, जो लोक जनशक्ति पार्टी 2 धड़े में बटे, एक चिराग पासवान लीड कर रहे हैं जो कि लोजपा आर है, लोजपा रामविलास, और एक है जो रालोजपा है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसको लिए उनके चचा पशुपति पारस कर रहे हैं। बहुत अनुभवी नेता है, बहुत पुराने नेता है, बड़ी पकड़ है उनकी पासवान समाज के अंदर, लिहाजा उनको गठबंधन महागठबंधन में शामिल कर लिया गया है। कितनी सीटें दी जाएगी ये बात की बात है। 3 सीटें तो अभी तक तकरीबन फाइनल उनकी मानी जा रही है, जिसमें एक सूरजभान के भाई की सीट हो गई, 2 एक जो है पशुपति पारस के बेटे के लिए हो गई, एक मुस्कान के लिए और एक उनके भतीजे के लिए हो गई। उसके अलावा भी सीटें उनकी बढ़ सकती हैं। और एक अभी हमने देखा है कि बीजेपी के एक इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट मीडिया में आई है, जिसमें ये खबर आ रही है कि 10% से ज्यादा पासवान वोट महागठबंधन को मिलने जा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं पशुपति पारस का रोल है, ये अभी के का सिचुएशन है ये। तो यकीनन इस वोट बैंक को साथ लाने के लिए महागठबंधन को उनकी जरूरत थी, और दलित पार्टी का भी होना जरूरी था। कोई ना कोई दलित पार्टी एक सवाल खड़ा होता रहता था, लिहाजा उनको महागठबंधन में शामिल कर लिया गया है। ऐलान उसका बाकी। तीसरा जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भी महागठबंधन का हिस्सा बन चुकी है। शिबू सोरेन साहब तो इंतकाल करके, उनके बेटे हेमंत सोरेन सीएम है झारखंड के, और उनकी पार्टी है, आदिवासी समाज की पार्टी है, और एक आदिवासी जो बहुल एरियाज जो है यहाँ के, जो झारखंड के सरहद के करीब आते हैं, वहाँ जरूरत थी उनकी, उनके साथ आने से फायदा होगा, लिहाजा उनको साथ लिया गया है, तो वो शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा और अन्य पार्टियों के आने का इम्कान अब नहीं है महागठबंधन में, क्योंकि एक तो सीटें भी नहीं है, आपने इतनी सारी पार्टियों का जिक्र किया, और अब क्या लगता है आपको कि इतनी सारी पार्टियां जब आएंगी तो क्या लगता है कि सबकी बात बन पाएगी, और इससे क्या फायदा होने वाला है? देखिए, 9 पार्टियां अभी महागठबंधन में, 6 जो है डिक्लेयर है, जो हमने बताया। लेफ्ट की 3 पार्टियां, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और मुकेश सहनी की वीआईपी। उसके अलावा 3 अनडिक्लेयर पार्टियां हैं, रालोजपा है, इंडियन का पार्टी है, जेएमएम में नहीं, काम नहीं है वो, तकरीबन समझिए उनकी बातें डन हो चुकी है, वो महागठबंधन में आ रहे हैं, ऐलान बाकी है। ये 9 पार्टियां इस वक्त महागठबंधन का हिस्सा है। मैं उसमें ये बता रहा था कि और अन्य पार्टियों, आपने सवाल भी किया था, और नई पार्टियों के आने का इम्कान नहीं है। बहुत सारी चर्चे हो रहे हैं मीडिया में कि फला पार्टी महागठबंधन में जाएगी, फला पार्टी महागठबंधन में जाएगी। अप्रोच भी किया जा रहा है, मायावती ने अप्रोच किया है, आजाद समाज पार्टी ने भी खुले तौर पे महागठबंधन से ये कहा है कि हम साथ आने को तैयार है, ताकि जो है सेकुलर वोट की गोलबंदी हो सके, बंटवारा न हो और एनडीए बढ़ाया जा सके। एमआईएम ने भी अप्रोच किया था, एमआईएम ने भी अप्रोच किया, कई बार अप्रोच किया है, लेकिन और कोई दूसरी पार्टी, चाहे वो एमआईएम हो या आजाद समाज पार्टी या दीगर पार्टियां हो, उनके शामिल होने का कोई इम्कान नहीं है। जहाँ तक बात आपने कहा कि क्या बात बन पाएगी, सबसे बड़ा मामला सीटों के बंटवारा का आता है। आसानी से बात बन जाएगी, क्योंकि इन तमाम पार्टियों के अलग अलग जो इंटरेस्ट है, उसको अगर हम देखते हैं तो वो बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी को रोकना, कांग्रेस और लेफ्ट के लिए सबसे बड़ा
उनका जो है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उनके लिए सबसे अहम यही चीज़ है। बाकी तमाम चीज़ें सेकेंडरी है उनके लिए। यकीनन अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन असल जो उनके लिए ज़रूरत है वो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना, ताकि इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश पे पड़े और फिर 29 के लोकसभा तक वो बढ़ सके, जहाँ से उनको वो एनडीए को सत्ता से दूर कर सके। उसी तरीके से वीआईपी की जहाँ तक बात है, वीआईपी बीजेपी की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है कि मुकेश सहनी को लॉन्ग टर्म के लिए स्टैब्लिश होना है सहनी समाज के लीडर के तौर पे। अब सहनी वोट जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का वोट रहा है, अगर वो भाजपा की तरफ चले जाएंगे तो वो वोट बैंक भाजपा से टूट नहीं पाएगा। लेकिन मुकेश सहनी की सीट पे उनके साथ ही आएगा, लेकिन जो भाजपा के साथ उनका रहन सहन बाकी रहेगा, उसकी वजह से वो आइडियोलॉजिकली भाजपा के होकर ही रह जाएंगे। मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन की तरफ रहेंगे, भाजपा के खिलाफ रहेंगे, तभी वो अपने समाज के बीच अपनी पैठ को मजबूत कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी जो महत्वाकांक्षा है डिप्टी सीएम की, वो इंडिया गठबंधन में ही पूरी होगी। इंडिया गठबंधन में उसके लिए जगह नहीं है, क्योंकि अगर ये इनको डिप्टी सीएम बनाने की बात एनडीए में होगी तो फिर वहां पर टूट पड़ जाएगी। जीतन राम मांझी की महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज़्यादा है, कभी कभी उसका वो इजहार करते रहते हैं। चिराग पासवान भी है, लिहाजा वीआईपी भी यहीं रहेंगे। आईपी गुप्ता की जहाँ तक बात है, उनका चूंकि बैकग्राउंड कांग्रेसी रहा है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने उनको धोखा दिया है इससे पहले, लिहाजा इसलिए वो भी उधर नहीं जाने वाले हैं। जेएमएम इंडिया गठबंधन की पार्टी है, उसी तरीके से रालोजपा के लिए इंडिया गठबंधन में कोई जगह नहीं है, वहाँ चिराग मौजूद है, तो वो भी यहीं रहेंगे। सीटों का बंटवारा भी बहुत आसानी से हो जाएगा। कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीट नहीं चाहिए, कांग्रेस को 60-65 से 70 सीटें चाहिए। पिछली बार उनको 70 मिली थी, उनको इस बार 60 दिया जाएगा, वो मान जाएंगे और खबर है कि 60-65 सीटें उनको मिल सकती है। इसी तरीके से वीआईपी को 20 से 25 सीटें मिलेंगी, वो उस पर 20 सीट पर भी वो मान जाएंगे, भले वो 60 का डिमांड किया उन्होंने, क्योंकि उनको डिप्टी सीएम का ओहदा मिल रहा है, ये इनके लिए बड़ी बात है। इसको लेकर वो अपने समाज को समझा भी पाएंगे। लिहाजा उनकी भी महत्वाकांक्षा जो है उस एतबार से 20 सीटें उनको मिल जाएंगी, वो रह लेंगे। रालोजपा को भी 3 सीटें भी मिल जाएंगी, अगर जो 3 सीटें उनकी अहम है, तो वो महागठबंधन का हिस्सा रह जाएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए उनको अपने आप को पासवान समाज में जो पावर स्ट्रगल चल रहा है पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच, उसमें उनको अपने आप को मजबूत बनाना है। उसके लिए महागठबंधन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो अलग रहेंगे तो फिर उनकी जगह नहीं भर पाएगी और चिराग पासवान स्टैब्लिश होते चले जाएंगे, एक हद तक स्टैब्लिश हो भी चुके, लिहाजा वो भी यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। जेएमएम को 1 से 2 सीटें काफ़ी होंगी, कि उनको सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिकली लड़ना है, क्योंकि आरजेडी को भी उन्होंने झारखंड में दिया है, यहाँ भी वो सिंबॉलिकली लड़ना चाह रहे हैं 1 से 2 सीट, ताकि उनकी नुमाइंदगी यहाँ के असेंबली में हो, तो वो भी यहाँ पर रहेंगे, वो भी कहीं नहीं जाएंगे। तो सीटों का बंटवारा आराम से हो जाएगा। 100 सीटें 110 सीट से 15-120 तक जो है आरजेडी लड़ लेगी, 60 सीटें कांग्रेस लड़ लेंगी। उसी तरीके से आपको जेएमएम को 3 सीटें 2 सीटें दे दी जाएंगी। पशुपति पारस के 3 सीटें कन्फर्म है, उसमें कांग्रेस भर सकता है, घट सकता है। माले ज़्यादा सीटों का डिमांड कर रहा है, उनकी चंद सीटें भर सकती है, लेकिन सीपीएम सीपीआई की सीटें घट भी सकती है। तो कुछ सीटें आरजेडी कम करेंगी, 5-10 सीटें कांग्रेस कम करेगी, उसमें तमाम लोग मैनेज हो जाएंगे। सीटों का बंटवारा इसमें आसानी से हो जाएगा। तमाम छोटी पार्टियां जो भी हैं गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें, जो बिहार के सीमांचल में सबसे ज़्यादा मजबूत है एमआईएम, पिछले बार भी उन्होंने 5 सीट लिए थे, वो गठबंधन में उनको शामिल आखिर क्यों नहीं कर रहे तेजस्वी यादव? क्या लगता है आपको, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, एमआईएम को तेजस्वी यादव क्यों शामिल नहीं करें, इसका जवाब तेजस्वी यादव ही देंगे। हमारी जब मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई थी, उस वक्त तेजस्वी यादव से जब हमने ये सवाल किया, नुमाइंदगी के ऊपर किया, नुमाइंदगी से बात बढ़ते बढ़ते मजलिस तक भी गई, तो उसमें 2 तरह की बातें उनके सामने से आई। एक तो तेजस्वी यादव ने ये कहा कि एक लार्जर लड़ाई है, एनडीए को रोकना है, इसमें हर किसी को साथ आना चाहिए। हम जाके हैदराबाद में चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम यूपी में चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम हैदराबाद जाएंगे तो क्या ओवैसी साहब हमको सीट देंगे? ठीक है, तो उसी उनका ये कहना था कि हैदराबाद में हमारा कोई वजूद नहीं है, तो वहाँ अगर हम जाएंगे तो वही साहब हमको सीट नहीं देंगे। वैसे बिहार में एमआईएम की कोई जगह नहीं है, उनका कोई बेस नहीं, लिहाजा उनको यहाँ नहीं आना चाहिए और उनको लार्जर लड़ाई में साथ देना चाहिए, ये तेजस्वी यादव का कहने का मतलब था। तो वहीं पर संजय यादव ने एक बात और कही कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है एक एक्सट्रीम पॉलिटिक्स कर रही है, कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है, तो अगर हम उसके खिलाफ खड़े हैं तो ऐसी कोई भी पॉलिटिक्स, ऐसी कोई भी सियासत जो कि एक्सट्रीम राजनीति हो, जो कि कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को बढ़ावा देती हो, उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उसको भी साथ लेना मुनासिब नहीं होगा। तो उसको साथ लेने का सवाल खड़ा नहीं होता, ये संजय यादव कहते हुए नजर आए थे। और ये बातें और भी बातें कांग्रेस के लीडर्स ने ये बात कुछ दिन पहले अखिलेश सिंह ने ये बात कही, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, तो ये पॉइंट्स उनके हैं। लेकिन ये एक अलग डिस्कशन है, इस पर बात हो सकती है। उनकी जो दलील है कम्युनल पॉलिटिक्स की, तो क्या अगर वो एमआईएम कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है तो फिर मान लिया जाएगा आरजेडी जो है जातिवादी पॉलिटिक्स कर रही है? क्योंकि आरजेडी के तो उन्होंने तो खुल करके कभी जो है भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। आरजेडी जो है कि खुल करके
है, इस तरह की बातें करती रही है, एमवाई समीकरण की बातें भी करती रही है। अब भले वो A to Z की बातें कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो बात तो करते हैं, सोशल जस्टिस की बात जब वो करते हैं तो उसमें इस तरह की बातें आती है। मैं उसको गलत भी नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको जातिवादी नहीं मान रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक कम्युनिटी के डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स कोई कर रहा है, उसको आप धार्मिक और कम्युनल पॉलिटिक्स कहेंगे, भाजपा की पॉलिटिक्स से अगर आप उसको जोड़ेंगे तो फिर उस पर एक डिस्कशन लार्जर लेवल पर फिर छिड़ जाएगा। क्योंकि भाजपा की पॉलिटिक्स से वो नफरत की राजनीति है। क्या MIM भी नफरत की राजनीति कर रही है? क्या वो हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कर रही है? क्या वो हिंदुस्तान से हिंदुओं को मिटाने की बात कर रही है, सिखों को मिटाने की बात कर रही है, किसी कास्ट को मिटाने की बात कर रही है? नहीं कर रही है, यकीनन। तो ऐसे वक्त में भाजपा की पॉलिटिक्स से या कम्युनल पॉलिटिक्स से आप किसी पार्टी एमआईएम को का जोड़ेंगे हमेशा आरोप ये रहता तो ये डिस्कशन आएगा। लेकिन बहरहाल वो गठबंधन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, महागठबंधन में MIM को नहीं लिया जा रहा है, ये क्लियर है। अभी MIM कई कोशिशें कर रही है, कई पार्टियों से MIM की मीटिंगें चल रही है। तेज अ, प्रताप यादव से भी जी जी, पिछले चर्चा दिन हो रहा उन्होंने है। IP गुप्ता से भी मुलाकात किया था, इंडियन इनकलाब पार्टी के जो सदर हैं। लेकिन चूंकि IP गुप्ता महागठबंधन में जा रहे हैं तो वहां से बात तो बनेगी नहीं, और इन पार्टियों से उनकी इंटरनल बात चल रही है। और तेज प्रताप यादव जब अलग हुए हैं, उन्होंने जी गठबंधन बनाया है VVIP पार्टी के साथ, जी और भी 2-3 लोगों ने साथ लिया है, तो MIM भी खुलकर सामने आ गई है। आदिल हसन आजाद ने, जो प्रवक्ता है, उन्होंने मीडिया में ये बात कहा कि हम तेज प्रताप यादव को सीमांचल से ले जाकर जिता देंगे, लेकिन उनको ईमानदारी के साथ खड़ा रहना होगा। उन्होंने खुला ऑफर किया। उसी तरीके से अख्तर ईमान साहब का जो कल इंटरव्यू एक आया है, दानिश अंजार जो कि एक दिल्ली बेस्ड मीडिया हाउस चलाते हैं, बिहार से ही है, PRB चैनल है उनका, अच्छा मीडिया हाउस है, बड़ा चैनल है। उन्होंने एक इंटरव्यू लिया अख्तर ईमान साहब का, MIM के स्टेट प्रेसिडेंट का, जिसमें इस पर उन्होंने सवाल किया क्या तेज प्रताप यादव साहब गठबंधन करेंगे। इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स अख्तर ईमान की तरफ से आया। इसको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद रिट्वीट किया। ब्रिस्टेशन ओवैसी साहब ने, जो MIM के सदर है, जिस बात का साफ इशारा दे रहा है कि तेज प्रताप यादव से उनकी बातचीत हो रही। और मुझे भी खबर है, MIM के एक बड़े लीडर ने, जो कि डिसीजन मेकर्स में है, उनके साथ में बैठा हुआ था तब जब तेज प्रताप यादव का हादसा हुआ था, जब उन्हें फैमिली से निकाला गया और पार्टी से निष्कासित किया गया था। उसी वक्त हम लोग साथ में बैठे थे, तो ये चर्चा सामने आया। उस वक्त ही उन्होंने अप्रोच तेज प्रताप यादव से शुरू कर दिया था। ऑफिस क्या पर्दे के पीछे से बातें शुरू हो गई थी, उन्होंने ऑफर करना शुरू कर दिया था कि आप हमारे साथ आ जाइए। और अभी ये बात जो है मजबूती से तेज प्रताप यादव से जारी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में MIM का तेज प्रताप यादव से गठबंधन हो, आपको और भी कुछ पार्टियां, ऐसी पार्टियां जो नेशनल सतह की पार्टियां हैं, वो जो नेशनल लेवल पे काम कर रही है, चर्चित पार्टियां हैं, वो भी तेज प्रताप यादव के साथ गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। अब देखते हैं क्या चंद दिनों में, लगता है मुझे क्लियर हो जाएगी चीजें। आपको क्या लगता है, अगर तेज प्रताप यादव प्रपोजल को एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो क्या असर होने वाला है, क्या असर पड़ेगा सीमांचल में? देखिए, तेज प्रताप यादव सीमांचल का मसला सिर्फ नहीं है। तेज प्रताप यादव स्टेट सतह पे गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि ऐसा गठबंधन बनाना चाह रहे हो जिसमें पूरे बिहार में वो चुनाव लड़े, 243 सीट पर वो फाइट करें, और वो CM कैंडिडेट के तौर पे डिक्लेयर हो। ये उनका इरादा है, उनकी मतलब कांक्षा है। ये चीज़ें दिख रही है, साफ तौर पे दिख रही है। जहाँ तक उसके असर की बात है, तो बहुत ज़्यादा उसका असर नहीं होगा। देखिए, 2020 के चुनाव में भी 2 गठबंधन थे। एक गठबंधन था जो कि पप्पू यादव, आज़ाद समाज पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, प्रकाश अम्बेडकर साहब की पार्टी, इन सब पार्टियों का एक गठबंधन था। दूसरा गठबंधन था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तो किसी बहुजन समाज पार्टी, BSP मायावती, ये तमाम पार्टियों का एक अलग गठबंधन था। देवेंद्र यादव भी उसके अंदर थे। लेकिन उसका बहुत ज़्यादा असर उस वक्त हमने नहीं देखा। भले 5 सीटें जीत गई ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसमें 4 वापस इंडिया गठबंधन राजद में चले गए। उसी तरीके से बसपा भी 1 सीट जीती थी, जमा खान साहब जीते चैनपुर से, और वो बाद में जदयू में चले गए, अल्पसंख्यक मंत्री बने, अभी भी अल्पसंख्यक मंत्री हैं वो अभी के। वो जदयू से ही चुनाव लड़ेंगे अब। तो यकीनन ये 6 सीटें ऐसे निकल गई थी इन गठबंधनों से। लेकिन लार्जर सतह पर अगर आप बिहार भर में देखेंगे तो कोई खास असर इन दोनों गठबंधन का नहीं पड़ा था। बहुत ज़्यादा वोट ये कि दोनों गठबंधन नहीं काट पाए थे। हाँ, लेकिन नैरेटिव की सतह पे कुछ नुकसान ज़रूर हुआ था, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि वो 12,000 वोट से जो इंडिया गठबंधन हारी, उसके पीछे इन 2 गठबंधनों का किरदार था। क्योंकि नैरेटिव बन जाता है कि इंडिया गठबंधन तो हार रहा है, इंडिया गठबंधन का वोट तो बढ़ रहा है, सेकुलर वोट तो बढ़ रहा है, मुसलमान तो खुद वोट नहीं कर रहा है, मुसलमान वैसी को वोट कर रहा है। इस तरह की चीज़ें होती है जो अवाम में नैरेटिव बनाती है, लिहाजा इसका असर पड़ता है। तो इस नैरेटिव के मैदान में ज़रूर असर पड़ा था। जो बहुत सारा वोट जो आ सकता था इनकी तरफ, वो एनडीए की तरफ वापस चला गया था। लेकिन वोट काटने का बहुत बड़ा काम इन लोगों ने नहीं किया था। तेज प्रताप यादव जो गठबंधन बनाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि तेज प्रताप यादव इस गठबंधन का फेस होंगे। और तेज प्रताप यादव का जो चेहरा है बिहार के अवाम में, बिहार के सियासतदानों में, वो सीरियस चेहरा नहीं है।
मैं नहीं कहूँगा कि तेज प्रताप यादव सीरियस है नहीं है, उनके अंदर क्वालिटी है या नहीं है। यकीनन जो है उन्होंने जिस तरह की पॉलिटिक्स के करने की कोशिश की, जिस तरह के बयान वो देते रहे, वो इसलिए देते रहे कि वो अपने आप को लालू यादव से जोड़ते हुए दिखाना चाहते हैं। वो अपने आप को लालू यादव के बेटा के तौर पे प्रमोट करना चाह रहे, स्टैब्लिश करना चाह रहे, लिहाजा उनका अंदाज अपनाने की कोशिश वो करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई बेवकूफ़ आदमी है, लेकिन अवाम के बीच जो सोशल मीडिया के ज़रिए से और दीगर ज़राए से जो माहौल बना, अपोजिशन पार्टियों ने भी बनाया, चूँकि वो आरजेडी के लीडर तो थे ही, आरजेडी में थे उस वक्त वो, लालू के बेटा थे, तो जो चेहरा उनका बनाया गया वो अब जो है इस वक्त 2025 के चुनाव के वक्त वो सीरियस चेहरा नहीं है। तो जब गठबंधन का चेहरा ही सीरियस नहीं होगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे जो पार्टियां उनके साथ अभी गठबंधन में है वो ऐसी पार्टियां हैं जिसका नाम शायद मीडिया हाउसेस से जुड़े लोगों ने, पत्रकारों ने पहली बार सुना है। बिहार के जो एक्टिव पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति पर रखने वाले पत्रकार हैं, वो इन पार्टियों का नाम नहीं सुने थे। मैंने तो कभी नहीं सुना था, आपने भी नहीं सुना था, बड़े साफी से भी मेरी बात हुई, उन लोगों ने भी कभी नहीं सुना था उनका नाम। तो हाँ, एमआईएम अगर आती है तो एमआईएम एक चर्चित पार्टी, इस तरह की 2 पार्टी और मुझे खबर मिली है आने वाली है, बातचीत चल रही है। लेकिन फिर भी उन पार्टियों का भी एमआईएम बहुत ज़्यादा असर नहीं डाल पाएगी। खुद सीमांचल में भी इस बार एमआईएम को वो रिस्पॉन्स नहीं है जो 20 में मिला था। चंद सीटें एमआईएम निकाल ज़रूर लेगी, लेकिन बिहार की सतह पे, स्टेट की सतह पे कोई नुकसान उससे महागठबंधन को नहीं होने जा रहा है। मुकाबला जो है नेक टू नेक वो महागठबंधन और एनडीए के बीच रहेगा, और इसमें जो तीसरे खिलाड़ी होंगे मजबूती के साथ वो प्रशांत किशोर होंगे। बाकी चौथा कोई खिलाड़ी, अभी का जो सिचुएशन है जो दिख रहा है बिहार की राजनीति में, कोई भी चौथा खिलाड़ी इस वक्त या आने वाले दिनों में नजर नहीं आ रहा है। तीसरे खिलाड़ी के रूप में किस तरह से आप देखना चाह रहे हैं, और क्या लगता है किस तरह के फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर पूरे बिहार में तीसरा विकल्प नहीं बन पाएंगे, पूरे बिहार में वो तीसरे खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे, लेकिन पूरे बिहार में अपना संगठन खड़ा करने में, अपना कैडर खड़ा करने में वो तक कामयाब होंगे। और बिहार के घर घर तक वो इस मर्तबा इस चुनाव में प्रशांत किशोर की का विजन, उनकी विचारधारा पहुंच जाएगी। कुछ सीटें निकालने में वो कामयाब भी होंगे, कामयाब हो सकते हैं, नहीं कामयाब होंगे, कुछ सीटें उनकी निकलेंगे। मुमकिन है कि वो 1 से 2 सीट तक सीमित रह जाए, और ये भी मुमकिन है कि 2 डिजिट का आंकड़ा वो पार कर जाए। 10-12 सीटें भी वो जीत सकते हैं, और अगर 10-12 सीटें जीत सकते हैं तो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति के लिए बहुत अहम भूमिका उनकी हो जाएगी, बल्कि 29 के लोकसभा के लिए भी बिहार उनकी एक भूमिका बन जाएगी। जहाँ तक नुकसान और फायदे की बात है तो उनसे मुझे नहीं लगता है कि किसी एक गठबंधन को नुकसान होगा, दोनों गठबंधनों को नुकसान पहुंचाएंगे। और मुमकिन ज़्यादा ये है कि शायद तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन को प्रशांत किशोर की वजह से कुछ फायदा भी हो जाए। अगर वो सीट जीत के आते हैं तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को वो सपोर्ट करने वाले हैं, अपना समर्थन देने वाले हैं प्रशांत किशोर जी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो किंग मेकर बनने जा रहे हैं, लेकिन अगर बन जाते हैं किंग, ठीक है ना, मुझे नहीं लगता किंग, लेकिन अगर किंग मेकर वो बनते हैं तो ज्यादा उम्मीद यही की जाएगी कि वो महागठबंधन की तरफ ही आएंगे, एनडीए की तरफ नहीं जाएंगे। उसकी वजह ये है कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करने के लिए निकले हैं। वो कहते भी हैं, जब उनसे सवाल होता है कि आप सीएम कैंडिडेट होंगे तो वो कहते हैं कि इतना छोटा ख्वाब देखें खा, तो वो इस छोटे ख्वाब को देखकर सामने नहीं आए। उनकी राजनीति बहुत लंबी है, उनका विजन बहुत लंबा है, उनके मकासद बहुत लंबे, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा है। लिहाजा वो इंडिया की तरफ नहीं जाए, उनकी इंडिया की तरफ जाना उनके लिए सुटेबल नहीं है, उनके फ्यूचर के लिए मौजूदा वक्त में। लिहाजा वो इंडिया गठबंधन की तरफ ही आएंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी वो एक प्रेशर ग्रुप का काम करेंगे और अपना बेस बनाते हुए चले जाएंगे। इंडिया गठबंधन के साथ रहते हुए भी वो आरजेडी, कांग्रेस जैसी पार्टियों की जमीनें खाते, कांग्रेस तो नहीं, खासतौर पर आरजेडी की जमीनें वो खाते हुए आगे बढ़ेंगे। नाजरीन, आपने देखा मुकेश सहनी के बारे में, एमआईएम के बारे में और भी दीगर मुद्दों पर जो इस वक्त जो है मीडिया में जिसका जो बहस है जो जारी है, इन तमाम मुद्दे पर, उन तमाम सवालों पर इंसाफ टाइम के एडिटर इन चीफ सैफुर रहमान साहब ने तफसील से जो है जवाब दिया है। और आपका इस वीडियो में क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं, और आगे भी इस तरह की जो तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर हम आगे इंटरव्यू करते रहेंगे। बहुत